देखिए आपका जो जो शुरू किया गया था आपका, ये जो नए-नए कानून आपका शुरू किया गया है, वह शुरू किया गया है आपका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, यानी कि आपका इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसमें आपका ये जो कानून है फिर एक बार आपका रिवीजन करा दिया जाए और तब इसको आपका डिटेल में चला जाए। अभी सेक्शन 1 तक आपका बताया गया था, लेकिन फिर एक बार थोड़ा रिवीजन भी ज़रूरी है। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपका बिहार, आपका जे में कैसा क्वेश्चन आया है और यूपी में कैसा क्वेश्चन आया है, ये भी ध्यान में रखना है। देखिए जो ये शॉर्टकट में इसे एसआरए कहते हैं, जो एसआरए हैं या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैं या विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, ये जर्मी बेंथम के कोटेशन पर आधारित हैं। जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि जो वस्तु मेरी है उसे मुझे दे दी जाए, बदले में मुझे कोई अन्य वस्तु लेने के लिए बाध्य न किया जाए। यानी कि यद्यपि अगर न्यायालय कोई अन्य वस्तु भी दिलवाता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं है। तो आपका पीसीएसजे के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपका बना था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेस क्या है या थीम क्या है, प्रोड क्या है, धुरी क्या है। तो यही जर्मी बेंथम का ही वाक्य है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर ए ने अपना मकान बेचने का करार बी से किया है तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया है कि अगर ए अपना मकान बेचने से डिनाई करता है, इनकार करता है, तो न्यायालय आदेशित ए को करेगा कि हे ए, तुम बी को अपना मकान बेचो। यानी कि जिस मकान के लिए एग्रीमेंट हुआ था वही मकान ए से बी को न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार दिलवाया जाए तो हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या विनिर्दिष्ट पालन या विशिष्ट पालन। याद रखिए, विशिष्ट पालन में दूसरी वस्तु नहीं, कौन वस्तु देने का आदेश दिया जाता है वही। अब एक क्वेश्चन जो आपका जो ये विनिर्दिष्ट अनुतोष आपका अधिनियम है या इसमें जो प्रावधान है ये इक्विटी की देन है, साम्या की देन है। यानी कि इंग्लैंड के जो साम्य न्यायालय थे, हमने बताया था कि साम्य न्यायालयों को जो लीगल भाषा में पिछली बार भी बिहार में पूछा गया था, चांसरी कोर्ट, यानी कि साम्य न्यायालय को इंग्लैंड में क्या कहा जाता था, तो चांसरी न्यायालय। जो इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय थे वह कानून से बाहर जाकर जस्टिस के आधार पर, यानी कि न्याय के आधार पर, इक्विटी या समता या साम्य के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर और गुड कंसेंस के आधार पर, यानी कि शुद्ध अंतःकरण, यानी कि अंतर आत्मा की आवाज के आधार पर निर्णय देते थे। तो फिर पिछली बार ही बिहार ने पूछा, दूसरा क्वेश्चन बिहार का भी एसआरए से आपका, ये साम्या से भी दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो बिहार में पिछली बार ही पूछा कि साम्या का आधार क्या है या साम्या किस पर आधारित है, तो गुड कंसेंस पर, यानी कि अंतःकरण पर। यानी कि जो अंतर आत्मा से आवाज निकले कि इस मामले में क्या होना चाहिए, वहीं इक्विटी या साम्य या समता है। याद रखिएगा, ये भी आपका बिहार जे में पिछली बार पूछा गया था। फिर बैक होइए, जो इंग्लैंड के चांसरी न्यायालय थे वह अगर विधि में किसी बात का प्रावधान नहीं होता था तो कानून से बाहर जाकर वह पक्षकारों के
अधिकारों की रक्षा करते थे। और जो हम लोग ये सारे पढ़ेंगे, इसकी भी उत्पत्ति साम्य न्यायालय ने ही किया। जैसे एक क्वेश्चन और एविडेंस में पूछा जाता है स्टापेल, तो वास्तव में जो ये विबंध या स्टापेल है, इसकी उत्पत्ति सामयिक है, यानी कि साम्या ने ही की। लेकिन भारत में भले ही एविडेंस एक्ट में समाहित किया गया हो, लेकिन वास्तव में बिहार में आया था क्वेश्चन ये भी कि विबंध की उत्पत्ति, विबंध का जो नियम है वास्तव में इक्विटी का नियम है। वो तो अलग बात है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको समाहित किया गया है। अब संविदा किसी भी अपकृत या टाट के मामले में आपका जो इक्विटी कोर्ट थे वह 5 रेमडी प्रदान करते थे। ये मैं बता चुका हूँ, लिखवाया भी हूँ, पांचों हल्का हल्का। अब आइए, ब्रीच आप एक कॉन्ट्रैक्ट कराइए, यानी कि आपका संविदा कराइए और संविदा को ब्रीच या भंग कराइए, और संविदा भंग के मामले में क्या रेमेडी उपलब्ध हैं, क्या उपचार उपलब्ध हैं, वह पहले देखा जाए। मैं संविदा अधिनियम में भी बताया था, फिर एक बार हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और बना लिया जाए, जो ये सारे हैं, यह किसका पूरक कानून है, किसका सप्लीमेंट्री कानून है, ये भी पूछ सकता है। तो ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कमियों की पूर्ति के लिए बनाया गया। यानी कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो कमी रह गई थी, उन कमियों की पूर्ति के लिए तमाम कानून बनाए गए, और उनमें से आपका एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका 1963 भी है, ये याद रखना है। तो पूछ सकता है किसका पार्ट है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सारे किसका भाग माना जाता है या पूछ सकता है कि किसका सप्लीमेंट्री या पूरक है। तो आप क्या मारेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये अभी हम लिखवा देंगे, अभी लिखवाया नहीं गया है ज़्यादा। अब फिर एक बार बैक हुआ जाए कि अगर कोई व्यक्ति संविदा भंग करता है तो क्या क्या रेमडी है। तो एक उदाहरण बना, मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं जो अपना मकान बेचने का समझौता बी से करता है, और ए बाद में अपना मकान बेचने से इनकार कर देता है। तो जिसको क्षति हुई या जो एग्रीड पार्टी हुई, जो व्यथित पक्षकार हुआ, वह कौन हुआ, बी। आप अधिवक्ता हैं, बी आपके पास आता है और ये बताता है कि हजूर देखिए वकील साहब, ए ने वादा किया था कि हम अपना मकान बी को बेचेंगे, हमें बेचेंगे, और बी ए अपने वादे से मुकर गया। वादे से मुकर गया का मतलब कि ब्रीच ऑफ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा को भंग कर दिया, संविदा का ए पालन नहीं कर रहा है। आप वकील साहब हैं, बी आपके पास आता है और ये कहता है कि हमें न्यायालय से उपचार दिलवाइए। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में 4 रेमेडी उपलब्ध हैं, याद रखिए। पहला, संविदा का विशिष्ट पालन, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये शुद्ध रूप से ये सारे में जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके बाद दूसरा आपका कंपसेशन भी पा सकता है प्रतिकर पा सकता है। इसके लिए संविदा अधिनियम काम करेगा, ये सारे नहीं। और संविदा अधिनियम की कौन सी धारा, 73, 74 और 75। इसके बाद आपका इंजक्शन या व्यादेश हो गया, ये एसआरए से भी कवर होगा और सीपीसी से, दोनों में आएगा। इसके बाद क्वांटम मेरियट, क्वांटम मेरियट का सिद्धांत, यानी कि जितना काम उतना दाम, ये जो कवर होगा, ये संविदा अधिनियम की धारा 70 से कवर होगा।
यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 70 में आपका क्वांटम मेरिट, यानी कि जिस व्यक्ति ने जितना किया है उतने कार्य के लिए उसे आपका प्रतिफल या उस कार्य के लिए उसे आपका मूल्य दिया जाए, ये क्वांटम मेरिट होता है। अब देखिए आपका इसमें क्या क्या क्वेश्चन बने हैं कंपटीशन में प्री में, ये पहले देखा जाए। जो बी एच यू एल एल एम में यहाँ से क्वेश्चन बना, तब आपका थोड़ा डिटेल करते हैं इसको। जो बी एच यू एल एल एम में एक बार क्वेश्चन बना था 1 साल पहले, डेढ़ मैंने 2 साल, वह ये बना था कि संविदा भंग के मामले में मेन या मुख्य उपचार क्या है। तो चारों में से एक चुनना है कि मुख्य उपचार, यानी कि जो मेन रेमडी है या पहली रेमडी, या कह सकते हैं कि सारवान उपचार कौन है। तो जो मेन रेमडी है, मुख्य उपचार है आपका संविदा का विशिष्ट पालन, ये मार्क कराइएगा। संविदा भंग के मामले में मुख्य उपचार क्या है, अगर कहीं भी क्वेश्चन आए आगे तो आपको मारना है संविदा का विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर जर्मी बेंथम का लगातार कोटेशन अंत तक चलेगा कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, यही इशारे का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि अगर ए ने वादा किया है बी से कि हम अपना मकान बेचेंगे, ए अपना वादा नहीं निभाता, तो बी न्यायालय से ये मांग करेगा कि हजूर ए ने जो वादा किया था उस वादे का ए से पालन कराया जाए और ए को आदेशित किया जाए कि वह अपना मकान मुझे बेचे। यही नियम है कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे क्या की जाए, दे दी जाए। ये जो संविदा का विशिष्ट पालन है आपका, इसके लिए शुद्ध रूप से विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और कम से कम 2 धाराएं पढ़े रहिएगा शुरुआती दौर में, एक सेक्शन 10 और एक सेक्शन 14। खूब बिहार में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है प्री में। धारा 10 ये बताती है कि किन संविदाओं का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, और सेक्शन 14 बताएगा कि किन का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। तो प्रत्येक संविदा का विशिष्ट पालन संभव नहीं होता। कुछ संविदाओं का विशिष्ट पालन संभव होता है और कुछ का संभव नहीं होता। तो जिन मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस संभव है वहीं वस्तु दिलवाना संभव है, तो ऐसी दशा में वह वस्तु दिलवाई जाएगी, और जिन मामलों में वहीं कार्य का कराया जाना संभव नहीं है तो उन मामलों में वह वस्तु या कार्य करने का आदेश न देकर दूसरा उपाय है कंपसेशन, या क्या दिलवाया जाएगा, प्रतिकर। तो जिन अब आइए एक एक दो दो उदाहरण जरूर देखिए आपका विनिर्दिष्ट पालन पर। एक उदाहरण देखना है धारा 10 का, भाई 10 सेक्शन अब याद करिए और कोई उपाय नहीं कंपटीशन के लिए, मैं 4-5 बार बता रहा हूँ, और सेक्शन तो रटना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सेक्शन से मान के चलिए 35-30-35 क्वेश्चन तो किस बेस पर रहते हैं। यूपी यूपीओ में भी आपने देखा कि 30-35 क्वेश्चन क्या थे, ज़्यादा सेक्शन बेस पर भी रहते हैं। अब धारा 10 और 14 आज याद हो जानी चाहिए कि क्या क्या है, कम से कम 2 धाराएं। सेक्शन 10 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है या उन संविदाओं का वर्णन है जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, अर्थात जिस वस्तु के लिए संविदा हुई थी वही वस्तु दूसरे पक्षकार को दिलवाई जा सकती है। जैसे सबसे उत्तम उदाहरण आपका मकान का ही ले लिया जाए।
सबसे उत्तम उदाहरण मकान का ही हमने बताया। ए ने अपना मकान बेचने का वादा बी से किया और ऐसी दशा में अगर ए अपने वादे से मुकरता है तो न्यायालय ए को आदेशित कर सकता है कि वह बी को अपना मकान बेचे, क्योंकि ऐसी यह संविदा है जिसका विशिष्ट पालन संभव है। दूसरा देखिए उदाहरण, जो संविदाएं व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित होती हैं, पर्सनल क्वालिटी पर आधारित होती हैं, उन संविदाओं का विशिष्ट पालन संभव नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या दिलवाया जाता है? कंपसेशन, यानी कि प्रतिकर। अभी हम प्रतिकर पर आएंगे, अभी पहले विशिष्ट पालन समाप्त हो जाए। सेक्शन 14 में मुख्य रूप से उन संविदाओं का उल्लेख किया गया है, उन बातों का उल्लेख है, उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिन परिस्थितियों में संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। तो जहां संविदा का विशिष्ट पालन संभव नहीं है, अर्थात वही चीज करवाने का आदेश देना संभव नहीं है, वहाँ न्यायालय कंपसेशन दिलवाते हैं, मुआवजा दिलवाते हैं, अर्थात प्रतिकर दिलवाते हैं, यानी कि नुकसानी दिलवाते हैं। अब एक दो उदाहरण इस पर अच्छे से देखिए। जो बिहार का ट्रेंड रहा है, 99% चांस ये रहता है कि कोई उदाहरण दे दे और ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस संविदा का विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। तो चार पांच उदाहरण शुरुआती दौर में याद रखिए। पहला जो ज़्यादातर बिहार आयोग ने बनाया है, मैरिज के का कॉन्ट्रैक्ट, विवाह की संविदा। तो जो विवाह की संविदाएं होती हैं वह व्यक्तिगत क्वालिटी अर्हता या योग्यता पर आधारित हैं, इसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बिहार में ये बना है। एक उदाहरण देखिए इस पर। ए बी से वादा करता है कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन कब? जब इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस परीक्षा मैंने कौन सी परीक्षा? हाँ, जो हुई है या होने वाली है। एपीओ पास हो जाऊंगा तब। मान लीजिए आपका पास हो गया, शर्त पूरी हो गई, फिर भी विवाह से क्या किया? इनकार। यानी कि वादा तेरा वादा, वादा कहाँ रह गया? वादा में। तो बी पीड़ित हुई। बी आप वकील साहब हैं, आपके पास आई और कही कि हम इस निकम्मे से हमें उपचार दिलवाइए, क्या हम करें? कहिए तो दो चार मुकदमा फर्जी क्या कर दें, लाद दें। आप वकील साहब हैं, कुछ तो तिकड़म बताएंगे। तो तिकड़मबाजी करने में कौन माहिर है? वकील साहब। एक सेकंड भाई, एक लोग आ गए।
देखिए बताया जा रहा था आपका कि जो विवाह की संविदा होती है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं न्यायालय करा सकता। तो दूसरा एक उपाय आपका है कि उसके लिए क्या दिलवा दे न्यायालय, कंपसेशन। इसके बाद आपका जो चित्र बनाने की संविदा, डांस करने की संविदा, पढ़ाने की संविदा, गाना गाने की संविदा, या आपका फिल्म या आपका ड्रामा में आपका नौटंकी करने की संविदा, नौटंकी माने अभिनय आपका यानी कि आपका रोल करने की संविदा, ये जितनी किताब लिखने की संविदा इत्यादि, ये सब संविदाएं पर्सनल क्वालिटी पर आधारित हैं। सेवा की संविदा भी भाई एक और क्वेश्चन बिहार बनाता है, तो प्रयास किया जाए कि शुरुआती दौर में 50% लगभग क्वेश्चन तो निकल ही जाए आपका पढ़ाते समय। एक और बनाता है सेवा की संविदा का भी विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। लेकिन इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है आपका सर्विस की संविदा में, उसमें ये बनता है कि जो सकारात्मक या पॉजिटिव संविदा है उसका तो न्यायालय विशिष्ट पालन नहीं करवा सकता। लेकिन अगर उसी के साथ उसमें कोई निगेटिव या नकारात्मक बात छुपी है या नकारात्मक बात लिखी है तो उसका विशिष्ट पालन करा सकता है। एक उदाहरण देखिए, सटीक उदाहरण। ए बी से वादा करता है यानी कि संविदा करता है कि वह 3 साल तक बी के अंडर में प्रैक्टिस करेगा और इस 3 साल के अंदर न तो कहीं और प्रैक्टिस करेगा और न स्वतंत्र होकर अलग से प्रैक्टिस करेगा। ए ने किससे संविदा की? बी से। जब ए रहते रहते 1 साल बाद ही वह पूरा गुण गुरु से सीख लिया यानी कि अपने गुरु से, तो अपना स्वतंत्र आपका कह सकते हैं कि डॉक्टरी करने लगा या स्वतंत्र ब्रिटिश डॉक्टर का करने लगा। अब चूंकि ए ने बी से वादा किया था कि ए 3 साल तक बी के साथ ही काम करेगा उसके अंडर में, ये संविदा सकारात्मक है, इसका विशिष्ट पालन संभव नहीं है। क्योंकि अगर न्यायालय आदेश भी देगा तो रोज जाकर चेक करना पड़ेगा कि ये काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं। लेकिन जो इसमें दूसरा आपका पहलू है, जो ये नकारात्मक बात है कि ये इस 3 साल के अंदर कहीं और प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो न्यायालय इंजक्शन या व्यादेश जारी करके ए को रोक सकता है कि तुम 3 साल तक स्वतंत्र प्रैक्टिस नहीं करोगे। यानी कि अगर संविदा है, कुछ बातें सकारात्मक हैं, कुछ बातें नकारात्मक हैं, अगर सकारात्मक बातों का विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता तो क्या नकारात्मक बातों का विशिष्ट पालन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। न्यायालय 3 साल तक कहीं और प्रैक्टिस करने पर क्या लगा सकता है? ए को रोक। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार हमने बताया कि संविदा भंग के मामलों में पहला उपचार विनिर्दिष्ट पालन का ही है। कब विनिर्दिष्ट पालन होगा, कब नहीं होगा, ये मुख्य रूप से, और भी सेक्शन है लेकिन मुख्य रूप से किन धाराओं से कवर होगा इसमें? सेक्शन 10 से और सेक्शन 14 से। दूसरा उपचार देखिए, जो दूसरा उपचार आपका है वह कंपसेशन का है या प्रतिकर का है। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजे का निर्धारण विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत न करके इसका निर्धारण भारतीय संविदा अधिनियम के तहत किया जाता है। तो क्वेश्चन का जो मॉडल बना था, देखिए 2 मॉडल आपका यहाँ बना है संविदा नियम में भी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बने कि संविदा भंग पर मुख्य उपचार क्या है,
तो आप संविदा का विशिष्ट पालन मारेंगे। लेकिन हल्का सा क्वेश्चन अगर घुमा दे कि संविदा भंग के मामले में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत क्या उपचार उपलब्ध हैं, यानी कि दूसरे कानून में नहीं पूछ रहा है, वह किस में पूछ रहा है, संविदा अधिनियम में ही। तो अगर स्पेशली ये दे वाक्य कि संविदा अधिनियम में मुख्य उपचार क्या है, तो आप संविदा का विशिष्ट पालन न मारकर कंपसेशन मारेंगे, यानी कि प्रतिकर मांगे। और प्रतिकर का निर्धारण इशारे से न होकर कहाँ से होगा, संविदा अधिनियम से। और किन किन धाराओं से, तो आपका 73, 74 और कौन सी, 75। अब इसका कंसेप्ट क्लियर करिए। इस पर भी आपका बिहार आयोग ने क्वेश्चन देखिए कैसे बनाया है, और जो एपीओ इत्यादि में आप लोग पढ़े हैं उसको भी थोड़ा कोरिलेट करते रहिए, नहीं कि भूल जाइए सब, उसको भी कोरिलेट करते रहना है। देखिए, अगर कोई पक्षकार संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए वाद दायर करता है, तो संविदा के विशिष्ट अनुपालन के साथ या उसके अतिरिक्त कंपसेशन की मांग भी कर सकता है। अर्थात अगर आपका मकान के उदाहरण में अगर बी न्यायालय में मुकदमा दायर करता है, तो ये मांग कर सकता है कि हजूर ए से इस संविदा का विशिष्ट पालन करवाया जाए तथा हमें प्रतिकर भी ए से दिलवाया जाए। दूसरी मांग ये कर सकता है कि हमें संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाए, या लिख सकता है, या अगर आप संविदा का विशिष्ट पालन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी दशा में हमें कंपसेशन दिलवा दीजिए, यानी कि प्रतिकर। या तो और लिखकर मांग सकता है दोनों अनुतोष एक साथ, या बीच में क्या लगा सकता है, या। अब समस्या ये है कि केवल संविदा के विशिष्ट अनुपालन की मांग की गई, कंपसेशन की कोई मांग ही नहीं की गई, तो क्या न्यायालय सुमोटो से, स्वप्रेरणा से, अपनी इच्छा से, अपने विवेक से क्या कंपसेशन दिलवा सकता है कि नहीं? नहीं दिलवा सकता। ये याद रखिए, सुमोटो, अपनी इच्छा से नहीं, मांग करनी ही होगी। दूसरा नियम, अगर कंपसेशन की मांग नहीं की गई है तो यही क्वेश्चन फिर अटैक करना है कि पक्षकार कब तक, वादी कब तक कंपसेशन की मांग कर सकता है अपने प्लीडिंग में, यानी कि अभिवचन में, अर्थात आपका अपने वाद पत्र में या प्लेंट में आपका संशोधन करके। तो वही क्वेश्चन बनता है, न्यायालय द्वारा उस मामले में दिए गए निर्णय के पूर्व कभी भी कंपसेशन की मांग की जा सकती है। याद रखिए, यानी कि एक लाइन जोड़ा जा सकता है, न्यायालय से कहा जा सकता है कि हजूर ये बात छूट गई है। तो कब तक जोड़ा जा सकता है कि हमें कंपसेशन भी दिलवाया जाए? तो याद रखिए, कब तक? उस मामले में निर्णय आने से पूर्व कभी भी। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, मांगा नहीं गया, निर्णय आ गया, उसके बाद आप मांग नहीं सकते, और उसके लिए नया अब मुकदमा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बार आपको मौका मिला और एक बार मौका कानून दिया और उस मौके का आपने लाभ नहीं उठाया, यानी कि जब जितनी चीजें मांगनी हो, कानून कहता है कि एक ही वाद में एक बार आप सभी अनुतोष मांग लीजिए। अगर एक मुकदमे में आप विनिर्दिष्ट अनुतोष की मांग किए, मुकदमा आपका खारिज, फिर दूसरा मुकदमा कर रहे हैं कि ठीक है हमें कंपसेशन दिलवाया जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए
अतिरिक्त या अपर या फर्दर सूट पर रोक लगा दी गई है। ये जब रोक पढ़ाई जाएगी तो एसआरए भी पढ़ाया जाएगा और सीपीसी भी पढ़ाई जाएगी। धारा 12 अपरवाद का क्या किया गया है, वर्जन। अब आइए कंपसेशन के बारे में। चूंकि तीन धाराएं संविदा अधिनियम की हैं, तीनों एक एक लाइन ही सही जान ली जाती हैं। 73 में अनलिक्विडेटेड कंपसेशन और निर्धारित प्रतिकर की बात की गई है, यानी कि संविदा भंग पर कितना कंपसेशन दे होगा, ये संविदा में कहीं भी लिखा नहीं गया है। तब कौन सी धारा? 73। और अगर संविदा में ही लिख दिया गया है कि अगर दूसरा पक्षकार संविदा भंग करता है तो इतना मुआवजा पहले पक्षकार को देगा, तो इसे कहा जाता है लिक्विडेटेड कंपसेशन पर निर्धारित प्रतिकर, पहले से संविदा द्वारा निर्धारित मुआवजा। और ये किस में जाएगा? 74 में। और अधिकार पूर्वक संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार द्वारा कंपसेशन की मांग 75 में जाएगा। यानी कि कम से कम सेक्शन याद रखिए, जे में यूपी में आ चुका है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अपर निर्धारित प्रतिकर की धारा में 73 में, पर निर्धारित प्रतिकर 74 में, और संविदा अधिकार पूर्वक संविदा भंग करने वाले द्वारा प्रतिकर 75 में। अब ये दूसरा उपचार रहा, संविदा भंग पर क्या वसूल सकते हैं? कंपसेशन। ये एसआरए से कवर नहीं होगा, ये कहाँ से होगा? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से। अब देखिए अगला, तीसरा ये है कि इंजंक्शन जारी किया जा सकता है। इंजंक्शन का मतलब होता है व्यादेश। व्यादेश का मतलब कि न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐसा आदेश जिसके तहत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आदेशित किया जाता है। तो जब न्यायालय यह आदेश दे कि आप ये कार्य करिए, तो उसे पॉजिटिव या सकारात्मक व्यादेश, और या तो न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकने का आदेश देता है, तो ये निगेटिव व्यादेश हो गया। यानी कि व्यादेश या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। कोई कार्य करने का आदेश न्यायालय दे तो सकारात्मक, और कार्य न करने का आदेश दे तो नकारात्मक। इसके बाद समय के आधार पर दो प्रकार का व्यादेश होता है, एक टेम्पररी यानी कि अस्थाई, और दूसरा परपिचुअल यानी कि शाश्वत, यानी कि एक कुछ समय के लिए और दूसरा कब तक के लिए? शाश्वत मने अस्थाई, अस्थाई मने हमेशा के लिए। तो या तो कुछ समय के लिए रोक लगा दे न्यायालय किसी कार्य को करने से, या हमेशा के लिए लगा दे। तो जब कुछ समय के लिए लगाता है तो ये मामला सीपीसी के आर्डर 39 से कवर होगा। और हमेशा के लिए रोक लगाता है या अस्थाई व्यायादेश, परपिचुअल इंजंक्शन, शाश्वत व्यायादेश, तो ऐसी दशा में ये सारे लागू होगा। फिर एक बार याद रखें, कुछ समय के लिए रोक तो सीपीसी से गवर्न होगा। हमेशा के लिए रोका जा रहा है तब ये सारे लागू होगा। वो भी आपका इंजेक्शन के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। ये चौथा जो उपचार है आपका क्वांटम मेरियट है संविदा भंग के मामले में। क्वांटम मेरियट का मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई कार्य किया और उस व्यक्ति का इरादा फ्री में या निःशुल्क कार्य करने का नहीं था, और दूसरे व्यक्ति ने उस कार्य का फायदा उठाया, तो भले संविदा न हुई हो,
दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जो सेवा पहले व्यक्ति ने प्रदान की है, जितनी सेवा प्रदान की है उतना वह क्या दे, दाम। भले संविदा से मतलब नहीं है, यानी कि इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा किया है, सेवा करने का इरादा फ्री में नहीं था बल्कि सशुल्क था, निशुल्क नहीं, कैसा, सशुल्क, और दूसरे व्यक्ति ने उस सेवा का फायदा उठाया, तो उसका कर्तव्य है कि वह उस सेवा का फायदा उठाया है, यानी कि तो उसका मूल्य दे, प्रतिफल दे, यानी कि उसके लिए वह प्रतिकर दे। ये उसका क्या है, कर्तव्य। इसी को कहते हैं क्वांटम मेरिट, जितना काम उतना दाम। और ये गवर्न होगा संविदा अधिनियम की धारा 70 से, और मुआवजा पाया जाता है 73 के तहत, यानी कि आपका धारा 70 में यह सिद्धांत संविदा अधिनियम के क्या है, समाहित। तो अब आपका इसमें जो पूछा जाता है, सेकेंडरी या गौण उपचार संविदा भंग पर कौन है, ये भी क्वेश्चन आया है। सेकेंडरी या गौण या सहायक उपचार निकृष्ट उपचार दे दे तो क्या मारेंगे, क्वांटम मेरिट। और मुख्य उपचार दे तो विशिष्ट पालन। संविदा अधिनियम के तहत क्या मुख्य उपचार है, तो प्रतिकर। ये सतर्क रहिए। यानी कि अब जो क्वेश्चन मेंस में आया है उसको देखा जाए। मेंस में आपका एक सामान्य क्वेश्चन आया है कि संविदा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत कौन कौन से रेमेडी पक्षकार को उपलब्ध हैं, उनका वर्णन करिए। तो मैं आपका मैंने पिछले लेक्चर में जितनी रेमेडी थी, आपका कह सकते हैं कि विनिर्दिष्ट पालन, प्रतिकर, व्यादेश, इसके बाद आपका लेखा का प्रस्तुतिकरण, विलेखों का संशोधन, जितनी रेमेडी थी एक जगह मैं एकत्र करवाया था, और उसी को 4-4, 5-5 लाइन सेक्शन वाइज क्या करना है, बढ़ा देना है। तो मैं बता चुका हूँ, उसको आगे भी बताया जाएगा। अब आइए सेक्शन वाइज चला जाए। आपका आधार उधार सामान्य बातें बता ही दी गई। इसका निर्माण कब हुआ, 1963 में। आपका इसके बाद जो इसमें पढ़ा जाता है कानून में, आपका ये कानून का निर्माण की तारीख, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने किस तारीख को इस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी, तो बताया गया था 13 दिसंबर 1963 को। एक्ट नंबर कितना है, बताया गया था 47। विस्तार कहाँ तक है, संपूर्ण भारत में। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कब से लागू कर दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 से। फिर आपका प्रवर्तन तिथि ज़्यादा पूछा जाता है, 1 मार्च 1964। इसके बाद आपका धारा 1 हम पढ़ा चुके थे, और सेक्शन 1 में वही संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। फिर एक बार एक लाइन दोहरा दिया जाए तब सेक्शन 2 चला जाए। संक्षिप्त नाम आपका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसके बाद आपका प्रारंभ 1 मार्च 1964। इसके बाद विस्तार पूछ ले तो कहाँ तक है, संपूर्ण भारत में। यहीं भरमा देता है, जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत, नागालैंड राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर तथा जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और लास्ट दे देगा संपूर्ण भारत पर। तो वर्तमान समय में इस कानून का जो आपका विस्तार है, एक्सटेंट है, वह कहाँ तक है, संपूर्ण भारत पर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चांस रहता है। अब आइए सेक्शन 2 देखा जाए। जहाँ तक सेक्शन 2 की बात है, सेक्शन 2 में डिफिनीशन क्लाज है, परिभाषा खंड है। अर्थात धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं
अब आइए एक एक परिभाषाओं को देखा जाए। तो पहले तो परिभाषाओं पर कंसेप्ट बनाइए। धारा 1 तक लिखवा दिया गया था ना। अब देखिए समझिए, उसके बाद लिखवा जाएगा। देखिए परिभाषाओं का पहले नियम देखा जाता है। आपका पांच परिभाषाएं दी गई हैं। सेक्शन 2A, 2B, 2C और 2D तथा 2E। तो प्रयास ये करना है कि कौन शब्द किस क्लाज में परिभाषित है, इसको याद करना है। उसका अर्थ तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस क्लाज में कौन सा शब्द परिभाषित है। पहले परिभाषाओं पर नियम कायदा जानिए, उसके बाद से आपका डिफिनीशन शुरू किया जाएगा शब्द स। परिभाषाएं या जो डिफिनीशन दी जाती हैं वह इसलिए दी जाती हैं कि अगर वे शब्द कानून के अंदर आते हैं, यानी कि जो शब्द धारा 2 में परिभाषित हैं, अगर धारा 3 से लेकर और 42 तक में उन शब्दों का किसी धारा में उल्लेख होता है, तो वहाँ उसका अर्थ वही निकाला जाएगा जो धारा 2 में उनका अर्थ बताया गया है। अतः परिभाषाएं आपका किसी भी कानून की कही जाती हैं, कुंजी कही जाती हैं। अर्थात आपका माने क्रोड कुंजी कही जाती हैं। इसलिए कुंजी कही जाती हैं कि शब्द का क्या अर्थ, उन अर्थों को ये धाराएं, ये परिभाषाएं बिल्कुल क्या करती हैं, क्लियर। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम यह है कि सामान्य नियम यह सामान्य नियम यह है कि एक कानून की परिभाषा केवल और केवल उसी कानून के लिए लागू होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर कोई चीज संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित है तो वह सबके लिए नहीं, किसके लिए काम करेगी, संपत्ति अंतरण अधिनियम। अगर कोई चीज आईपीसी में परिभाषित है तो वह केवल किसके लिए परिभाषा होगी, आईपीसी। अगर सीआरपीसी में परिभाषा है तो किसके लिए केवल काम करेगी, सीआरपीसी। अगर संविदा अधिनियम में है तो केवल और केवल वह परिभाषाएं किस कानून के लिए लागू होगी, संविदा अधिनियम में। एक लाइन और याद रखिए, अगर कोई वर्ड किसी कानून में आता है और उस कानून में उस वर्ड की कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, तो एक कानून अलग से बना है, जनरल क्लाज एक्ट, साधारण खंड अधिनियम, और उस कानून में केवल और केवल ज़्यादातर परिभाषाएं ही दी गई हैं। तो अगर कहीं कोई परिभाषा किसी शब्द की न रहे तो न्यायालय उस शब्द की परिभाषा या उसका अर्थ कहाँ से निकाल सकेगा। तो भारत में एक कानून अलग भी है, जनरल क्लाज एक्ट 1897, हिंदी में साधारण खंड अधिनियम 1897। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। दूसरा ये इसी में देखा जाए, और अगला नियम ये है कि जब तक कि कानून में ये न कहा गया हो कि दूसरे कानून की परिभाषाएं भी इस कानून में एडाप्ट की जाएगी, तब तक दूसरे कानून की परिभाषाएं किसी कानून में अप्लाई न करिएगा, जब तक कि क्लियर कट रूप से क्या न किया गया हो, लिखा ना गया हो। एक उदाहरण पहले सीआरपीसी से देखिए। सीआरपीसी की धारा 2 वाई से देखिए। सीआरपीसी की धारा 2 वाई ये बताती है कि जो शब्द या पद
सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, लेकिन आईपीसी में परिभाषित हैं। अगर वे शब्द सीआरपीसी की किसी धारा में आते हैं तो उनका अर्थ या मीनिंग वह निकाला जाएगा जो आईपीसी में दिया गया है। ये स्पष्ट रूप से सीआरपीसी ये कि आईपीसी की परिभाषाएं क्या की जाएंगी सीआरपीसी में एडॉप्ट, लेकिन कौन से शब्दों की परिभाषाएं, जिन शब्दों को सीआरपीसी में डिफाइन धारा 2 में कर दिया गया है कि नहीं किया गया है, नहीं किया गया, किया गया वो नहीं, क्या किया गया है नहीं। इसी तर्ज पर तुरंत आप अंतिम परिभाषा देखिए, अंतिम परिभाषा धारा 2 की इसी तर्ज पर देखिए। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 2E में आपका ये 2E को जोड़ लीजिएगा, आप सीआरपीसी की धारा शुद्ध रूप से 2Y के ही समान है। सेक्शन 2E ये बताता है कि जिन पदों और शब्दों की परिभाषा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दी गई है, अगर वे शब्द या पद इस कानून में किसी धारा में आते हैं तो उनका अर्थ वही होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में उनका अर्थ बताया गया है। यहाँ से भी आपका एक पॉइंट निकलता है कि जो ये सारे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट का ही एक क्या है, पार्ट है। संविदा अधिनियम की कमियों की ही पूर्ति के लिए क्या बनाया गया, ये सारे स्पष्ट रूप से निकलता है। फिर एक बार देखिए सेक्शन 2E, अब आगे बताया नहीं जाएगा, यही अब समाप्त कर लीजिए। सेक्शन 2E ये बताता है कि जिन शब्दों या पदों की परिभाषा ये सारे में नहीं दी गई है किंतु उनकी परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में दी गई है, और वे शब्द अगर इस कानून में आ जाते हैं तो उसका मतलब या मीनिंग या अर्थ वह लगाया जाएगा जो कहाँ दिया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में। भाई कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आगे परिभाषाएं चला जाए। कॉन्सेप्ट आपका बता दिया गया परिभाषाओं का, समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। अब 2A आ जाइए, धारा 2A आपका बाध्यता यानी कि ऑब्लिगेशन बताता है। सेक्शन 2 का क्लाज ए में बाध्यता या ऑब्लिगेशन बताया गया है। ऑब्लिगेशन होता क्या है, तो पहले बेयर एक्ट की एक लाइन, तो ऑब्लिगेशन या बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ड्यूटी या कर्तव्य आपका कानून द्वारा इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, कानूनन लागू कराया जा सकता है, या जितने कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय हैं वे बाध्यता कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको शुद्ध रूप से आप संविदा अधिनियम से लास्ट में जोड़ेंगे, लेकिन पहले इसका मतलब समझिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ड्यूटी दी गई है और ड्यूटी ऐसी है कि अगर वह उस ड्यूटी का पालन नहीं करता या अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कोर्ट में मुकदमा दायर करके और उसके कर्तव्य को निभवाया जा सकता है, उसके कर्तव्य को क्या कराया जा सकता है, लागू प्रवर्तनीय। तो ये सभी कर्तव्य जो विधि द्वारा क्या है, इन्फोर्सेबल है,
ये सभी कर्तव्य क्या माने जाएंगे? बाध्यता, ऑब्लिगेशन। माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए क्या है? बाध्य। अब आपका संविदा पर आ जाइए, क्योंकि आपका संविदा अधिनियम का ही यह कानून भाग है, तो हमेशा संविदा नियम से आप जुड़े रहेंगे और तमाम धाराएं बीच बीच में ऐड होती रहेंगी। देखिए, आपका जहाँ तक संविदा अधिनियम की बात है, संविदा अधिनियम में पहले तो संविदा की परिभाषा देखिए। संविदा की परिभाषा 2H में दी गई है, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट या संविदा को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है कि वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो, यानी कि वह एग्रीमेंट जो कानून द्वारा लागू कराया जा सकता हो, वही संविदा कहलाएगा। तो समस्या ये आई कि ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा कर्तव्य, ऐसी ड्यूटी जो कानून द्वारा क्या कराई जा सकती हो लागू, उसी को हम क्या कहेंगे? बाध्यता। अब आइए, करार दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो, ये शून्य करार होगा। और एक ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, ये संविदा होगी। तो जितने करार तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वह बाध्यता में शामिल नहीं होंगे। और जितने करार विधि द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय, वही आपका किस में शामिल होंगे? बाध्यता में। जैसे कि एक दो उदाहरण देखिए। अब कौन कौन से ऐसे करार हैं जिन्हें कानून वायड घोषित करता है और न्यायालय द्वारा उसे लागू या प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता? इसके लिए शुद्ध रूप से भारतीय संविदा अधिनियम की कुछ धाराएं कवर करनी है। तो फिर एक बार कुछ धाराएं भी देख। देखिए, आपका कुछ धाराएं बताई जा रही हैं भारतीय संविदा नियम की, फिर एक बार इसको गौर करिए। इन धाराओं में एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात इस एग्रीमेंट या करार या ठहराव या समझौते को आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट ही वायड, बातिल, यानी कि शून्य घोषित कर दिए गए हैं। इसका कोई कानूनन मतलब नहीं है। अब आपका फिर टू ए बाध्यता पर भी गौर करना है। बाध्यता या ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ कि जिस कर्तव्य को आप कोर्ट द्वारा क्या करा सकते हैं? लागू। और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं संविदा नियम में जिनको कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ऐसे कर्तव्यों को आपका शून्य करा, ऐसे संव्यवहारों को वाइड एग्रीमेंट कहा गया है। तो कर्तव्य हैं, लेकिन ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो बताइए, क्या ये बाध्यता में आएंगे कि क्यों नहीं आएंगे बाध्यता में? हेलो।
देखिए इसलिए ये बाध्यता में नहीं आएंगे क्योंकि ये एग्रीमेंट तो है लेकिन विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो फिर शून्य करार की परिभाषा भी याद रखनी है, वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो। याद रखिए, ऐसा करार जिसे कानून द्वारा लागू न कराया जा सके उसी को शून्य करार कहते हैं। और यह करार बाध्यता में नहीं आता क्योंकि बाध्यता या ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कि जो कर्तव्य कानूनन क्या हो, प्रवर्तनीय। अब वहीं पांच छह धाराएं ऐसे पक्षकारों के कर्तव्य देखने हैं जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। देखिए आपका संविधान नियम की फिर सात आठ धाराएं एक बार तैयार रखिए। सेक्शन 20 ये है कि अगर दोनों पक्षकार करार किए हो, करार में तथ्य की भूल हो गई हो और वह तथ्य की भूल करार के लिए मर्म हो, एसेंशियल हो, यानी कि क्रोड हो, सार हो, जान हो। तो अगर दोनों पक्षकार भूल में हैं, भूल तथ्य या फैक्ट की हुई हो, भूल ऐसी है जो करार का मर्म या एसेंशियल थी, तो ऐसा करार ही शून्य होगा और ये बाध्यता नहीं मानी जाएगी क्योंकि जब करार शून्य हो गया तो वह कर्तव्य अप्रवर्तनीय रहा कि नहीं। नहीं। जैसे कि ए बी से वादा करता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना ये हमारे पास एक ही घोड़ा है और मैं तुम्हें बेचूंगा। और करार करते समय घोड़ा मर चुका रहता है, न तो ये बात ए को जानकारी है और न ही बी को। तो जिस घोड़े को बेचना था वो करार का क्या था, एसेंशियल, और वह घोड़ा ही क्या हो गया है, मर गया है। तो क्या करार का प्रवर्तनीय करार होगा कि नहीं? क्या मरे हुए घोड़े को बेचा जाएगा? नहीं। तो मरे हुए को नहीं बेचा जाएगा। तो ये एग्रीमेंट ही क्या होगा, सुन। क्या इसको लागू कानूनन कराया जा सकता है कि नहीं? नहीं। और बाध्यता का मतलब हुआ कि जो कर्तव्य विधितः क्या हो, प्रवर्तनीय, और अब ये कर्तव्य विधितः प्रवर्तनीय नहीं रहा। दूसरा देखिए आपका धारा 25 से शुरू किया जाता है, एक एक लाइन बस। संविदा अधिनियम की धारा 25 कहती है न्यूडम पैक्टम। पिछली बार जे में यूपी में आया था कि न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या हुआ। न्यूडम मतलब लंग नंगा और पैक्टम मने पैक्ट, पैक्ट मने करार, नंगा करार। तो इसका शुद्ध हिंदी हुआ, भावार्थ जो निकाला जाए, प्रतिफल रहित करार, या जिस करार में कंसीडरेशन न हो, प्रतिफल न हो, वह करार ही आप वह करार वाइड होगा और वह प्रवर्तनीय नहीं होगा। ये धारा 25। धारा 26 विवाह का अवरोधक करार शून्य। हेलो। धारा 27 में आपका है कि व्यापार का अवरोधक करार शून्य। 28 में विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य। 29 में अनिश्चितता के कारण करार शून्य। 30 में वाइजरिंग एग्रीमेंट या बाजी करार शून्य हो गया। 36 में असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य। और 56 के पैरा फर्स्ट में असंभव कार्य करने का करार शून्य हो गया। तो ये करार शून्य है, ये बाध्यता में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये इस प्रकार आपका बाध्यता बताई गई। देखिए समय भी हो गया भाई, थोड़ा 15 मिनट भाई ब्रेक रहेगा, कल इसको हम थोड़ा बताएंगे और आगे, क्योंकि आपका
समय भी हो गया तो इसलिए भाई ब्रेक दिया जा रहा है कि लगातार चलने लगा तो फ्लो बन जाएगा तो ये रुकेगा ही नहीं। तो चूंकि 1 घंटा हो गया तो भाई समय का भी ध्यान रखा जाए। अभी आपका संविधान चलेगा, आपका संविधान में ये मूल